अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 32, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे जो है अपनी जो इंटरनल स्टोरेज है और एक्सटर्नल स्टोरेज है उसको मैनेज कर सकते हैं और उस पर कैसे जो है कोई फ़ाइल रीड या राइट कर सकते हैं। इस सीरीज़ में कुछ वीडियोस में मुसलसल इसी इंटरनल स्टोरेज पर पहले बनाऊंगा, फिर एक्सटर्नल स्टोरेज पर बनाऊंगा और सेपरेट मैं बताऊंगा कि कैसे टेक्स्ट फाइल रीड राइट कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ केसेस के लिए। उसी तरीके से फिर इमेज फाइल को कैसे रीड राइट कर सकते हैं, वीडियो फाइल हो या पीडीएफ फाइल हो, किसी तरह की भी फाइल हो तो कैसे आप रीड और राइट कर सकते हैं इंटरनल स्टोरेज में और एक्सटर्नल स्टोरेज में। अब इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या फ़र्क है तो उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो मैं यहाँ पर वाइट बोर्ड में आपको ले आया हूँ। यहाँ पर अब डिफरेंस पहले देखेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज जो प्रोग्रामिंग से हट के हमारे पास वर्ड होती है, जैसे कि हम अपनी डेली रूटीन के हिसाब से देखते हैं, तो हम इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज वो ऐसे मानते हैं कि जो मोबाइल की अपनी स्टोरेज होती है तो उसको हम इंटरनल स्टोरेज कहते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड या कोई यूएसबी हो या इस तरह की कोई एक्सटर्नल चीज़ हम लगाते हैं तो उसको हम एक्सटर्नल स्टोरेज कहते हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है। एंड्रॉयड में यहाँ पर हमारे पास इंटरनल स्टोरेज से मुराद क्या होता है? इंटरनल स्टोरेज से मुराद ये होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऐप है, ठीक है, एक ऐप है और उसमें जैसे कि फ़िलहाल अभी हम देखेंगे भी, और आप किसी फ़ाइल को रीड या राइट करना चाहते हैं तो आप अगर उसको एज एन एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए रीड राइट करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल स्टोरेज से मुराद क्या होगी कि पब्लिक स्टोरेज। पब्लिक स्टोरेज क्या होती है अब कि मोबाइल की ही अपनी मेमोरी होती है, लेकिन वो आपको गैलरी में भी वो फाइल्स दिखेगी और वो फाइल्स आपको फाइल्स में भी दिखेंगी और इसके फोल्डर्स और सारा जो कंटेंट है वो आपको पब्लिकली हर बंदा उसको देख सकता है। मतलब उस एप्लीकेशन के अंदर देखने के अलावा हर एप्लीकेशन उसे यूज़ कर सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई इमेज स्टोर करवा देता हूँ अपनी एप्लीकेशन के थ्रू और वो एप्लीकेशन गैलरी में जाके सेव हो जाती है, पब्लिक स्टोरेज है जो कि, ठीक है। तो गैलरी में जाके आप क्या कर सकते हो, अगर एप्लीकेशन को ना भी खोले तो फिर भी गैलरी में जाके वो आपको दिखती है, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है, जो कि पब्लिक स्टोरेज होती है। लेकिन इंटरनल स्टोरेज से यहाँ पर मुराद स्टोरेज तो वही होती है मोबाइल की अपनी स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज से मुराद ये है कि अगर किसी एप्लीकेशन के थ्रू आप इंटरनल स्टोरेज के अंदर कोई डेटा रीड राइट करते हैं तो वो उसी एप्लीकेशन के थ्रू ही एक्सेस किया जा सकता है। अदरवाइज़ किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, मतलब कि ना तो आप उसे गैलरी में देख सकते हैं उस फाइल को, जस्ट लाइक ऐसे समझ ले जैसे कि कोई हिडन फाइल हो जाती है, ठीक है। तो इंटरनल स्टोरेज से मुराद यहाँ पर क्या हो जाता है, एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग के अंदर इंटरनल स्टोरेज से मुराद हो जाता है वही स्टोरेज होती है, फ़ोन की स्टोरेज होती है, लेकिन वो एरिया जिसमें इस एप्लीकेशन के लिए जगह मिलती हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कोई मेमोरी है, ये टोटल मेमोरी है, मिसाल के तौर पर ये टोटल मेमोरी है। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पोर्शन है जो आपको इस एप्लीकेशन के लिए मिला हुआ है, ठीक है। इस एप्लीकेशन का जो डेटा है ना वो इसके अंदर स्टोर होता है। तो ये बाकी स्पेस, जितनी भी स्पेस है, ये आपको एक्सटर्नल स्टोरेज की तरह इस एप्लीकेशन के लिए दिखेगा, और ये जो स्पेस है, ये जो थोड़ी सी स्पेस आपको एंड्रॉयड की तरफ से इस एप्लीकेशन के लिए मिली हुई है, इस एप्लीकेशन के लिए, तो इस एप्लीकेशन के लिए आपके पास ये वाली जो स्पेस है, ये छोटी जो स्पेस मिली है, ये वाली, ये क्या है, ये इंटरनल स्टोरेज है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप अगर इंटरनल स्टोरेज के अंदर कुछ रीड या राइट करना चाहते हो तो वो किधर जाएगा, वो इस मेमोरी स्पेस में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर जो जितनी भी स्टोरेज है वो सारी की सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर सकती है, लेकिन ये जो स्टोरेज है ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली एप्लीकेशन जो जिसके थ्रू आपने ये डेटा इसमें डाला है, इसकी अपनी ही स्टोरेज है तो ये अपने लिए यूज़ कर सकता है, लेकिन बाकी स्टोरेज को ये यूज़ नहीं कर सकता। तो एंड्रॉयड वाले ने क्या किया कि जब इंटरनल स्टोरेज पर हम रीड या राइट करते हैं तो हमें किसी परमिशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो तो इस मोबाइल की, इस एप्लीकेशन की अपनी ही स्टोरेज है। ये वाली जो एप्लीकेशन जो इसको यूज़ कर रही है तो ये तो इसकी अपनी ही स्टोरेज है, तो चाहे वो इस पर रीड करे या राइट करे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर वो एक्सटर्नल स्टोरेज पर, मतलब अदर देन जो इसको मेमोरी मिली हुई है उसके अदर देन किसी मेमोरी लोकेशन को रीड या राइट करना चाहता है तो फिर उसको परमिशन की ज़रूरत है। क्यों?
क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ ऐसा कोड हो जो यूज़र के लिए जो है एथिकल हो, या इस तरह का बिहेवियर उसका हो कि वो यूज़र की फाइल्स को ख़राब कर सकता है या इस तरह कुछ। तो एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए उसको यूज़र से परमिशन लेनी होगी, लेकिन इंटरनल स्टोरेज से यूज़र की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरेज वैसे भी बाकी मोबाइल में किसी जगह पर एक्सेस नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसी एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो सकती है। तो आई होप इतनी डिस्क्रिप्शन आपको समझ आ गई होगी कि इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो चले अब हम जाते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो की तरफ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, बल्कि इसकी ज़रूरत ही नहीं है अब। यहाँ पर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में आया हूँ। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने व्यू बाइंडिंग को यूज़ करना है आज के बाद, तो मैंने व्यू बाइंडिंग ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई की हुई है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अगर मैं आपको XML की तरफ ले जाऊँ, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, गिटहब इसका लिंक जो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एडिट टेक्स्ट है और 4 हमारे पास फिर बटन्स है, फिर 2 नीचे टेक्स्ट व्यूज़ है जो कि हाफ स्क्रीन पे तकरीबन फैले हुए है। एक है एडिट टेक्स्ट जिससे हम टेक्स्ट इनपुट करेंगे, और वो इनपुट यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वीडियो में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है राइट टू मेन मेमोरी और राइट टू सब डायरेक्टरी। ठीक है, सॉरी, मेन डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरी। मेन डायरेक्टरी जो इसको मिली होगी ना अपनी इंटरनल स्टोरेज इस एप्लीकेशन को, तो उसके मेन पर ही उसको स्टोर कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेन के ऊपर ना जाए, मेन के ऊपर एक सब फोल्डर बनाऊं और उसके अंदर जाके अपना फाइल जो है सेव करूं, तो फिर आप सब डायरेक्टरी वाला बटन प्रेस करेंगे तो उसकी कोडिंग भी साथ देख लेंगे और मेन डायरेक्टरी की भी कोडिंग देख लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम रीड फ्रॉम मेन डायरेक्टरी और रीड फ्रॉम सब डायरेक्टरी ये देखेंगे, जिसमें जो भी टेक्स्ट उस फाइल्स के अंदर पड़ा होगा तो रीड मेन डायरेक्टरी, तो मेन डायरेक्टरी वाला जो टेक्स्ट होगा वो यहाँ शो होगा फर्स्ट वाले टेक्स्ट व्यू में, और जो रीड सब डायरेक्टरी वाला बटन है उससे हमारे पास रीड सब डायरेक्टरी का जो टेक्स्ट व्यू है यहाँ पर नीचे बॉटम पे, तो यहाँ पर अब वो टेक्स्ट शो होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना सा काम था, और ये कोड मैं आपको गिटहब पे अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। तो चलिए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और बाइंडिंग का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग का, और उसको मैं नाम कोई भी दे सकता हूँ। और अगर आपने बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट देखना है तो इससे पहली वीडियो लेक्चर नंबर 31 जो है उसको देख लें, वहाँ पर मैंने डिटेल से व्यू बाइंडिंग के बारे में बताया हुआ है। अब बाइंडिंग को इनिशियलाइज़ कर लेते हैं, तो एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ पर हम गेट लेआउट इन्फ्लेटर का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। तो हमारे पास सॉरी, तो हमारे पास जो है बाइंडिंग इनिशियलाइज हो गई है। अब मैं यहाँ पर पास कर सकता हूँ बाइंडिंग डॉट गेट रूट। ठीक है, और जैसे ही अब मैं बाइंडिंग के साथ कोई फंक्शनलिटी परफॉर्म करता हूँ तो बाइंडिंग डॉट, तो सारे वो जो रीड मेन बटन था, राइट मेन बटन था, और इनपुट टेक्स्ट था, टेक्स्ट व्यूज़ थे, वो सारे हमारे पास यहाँ पर जो है इनिशियलाइज हो गए, और उनकी डिफाइंड व्यू बाय आईडी का केस है वो हमें हैंडल ना करना पड़ा। ठीक है, तो इस वजह से व्यू बाइंडिंग जो है इस केसेस में हमारे पास बहुत हेल्पफुल होता जाता है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको पहले ले जाता हूँ मैनिफेस्ट में। तो मैनिफेस्ट में आप देख सकते हैं मैंने ना तो कि परमिशन ऐड की है रीड की या राइट की एक्सटर्नल स्टोरेज, और ये कंपलसरी होती है। लेकिन उस केस में अगर आप चाहते हो एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर काम करना, लेकिन ये वीडियो हमारी है इंटरनल स्टोरेज के ऊपर तो इंटरनल स्टोरेज के ऊपर आपको रीड राइट की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, इस वजह से मैंने यहाँ पर कोई स्टोरेज परमिशन ऐड नहीं की। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, और सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि जो मेन डायरेक्टरी वाला बटन है राइट टू मेन डायरेक्टरी, इस पर क्लिक करने से यहाँ से टेक्स्ट गेट होगा और मेन डायरेक्टरी में जाके राइट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम उसको देखेंगे कि उसको हम एक्सेस कैसे करें, क्योंकि हमारे पास तो ये एप्लीकेशन के अंदर ही अवेलेबल होती है ये स्पेस, तो फिर हम कैसे देख सकते हैं इन फाइल्स को, क्योंकि ये तो इंटरनल स्टोरेज के अंदर बनी हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं जाता हूँ बाइंडिंग के अंदर, बाइंडिंग डॉट btn मेन जो कि मेन बटन है उसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा लेता हूँ, न्यू वी डॉट, ये आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब जब भी आप, पहले तो मैं गेट कर लेता हूँ ना इनपुट बॉक्स से जो टेक्स्ट आया होगा,
तो मैं इसको कह देता हूँ लेट्स से टेक्स्ट इक्वल, और ये हो जाएगा बाइंडिंग डॉट इनपुट टेक्स्ट, जो कि हमारे पास इनपुट टेक्स्ट की आईडी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। और इसका मैं टेक्स्ट जो है वो गेट कर लूँगा, तो गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ कि अब मैं कर लेता हूँ, जब भी हम फाइल, ये बात जो है आपको समझने वाली है आपके लिए, तो जब भी हम फाइल्स के साथ रीड और राइट करने का प्रोसेस करते हैं तो हमें स्ट्रीम्स बनानी पड़ती है। ठीक है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जब भी हम फाइल्स के साथ रीड और राइट करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हम एक, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ये हमारी एप्लीकेशन है, यहाँ पर किसी फाइल के अंदर हमने डेटा डालना है, लेट्स से वो फाइल यहाँ पड़ी हुई है। ठीक है, किसी स्टोरेज के अंदर, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इस एप्लीकेशन का और इस मेमोरी लोकेशन का इनके आपस में एक स्ट्रीम बना लेते हैं, एक तरह से जैसे नदी होती है, तो एक पॉइंट से चलती है और दूसरे पॉइंट पर जाके ख़त्म होती है। तो यहाँ पर भी हमारे पास जो फाइल्स के ऊपर रीड और राइट का ऑपरेशन है वो एक तरह से स्ट्रीम्स में होता है। स्ट्रीम्स से मतलब यही बनता है कि एक नदी होती है, एक पाइपलाइन होती है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन के अंदर अगर मैं स्ट्रीम बनाना चाहता हूँ इस फाइल के ऊपर डेटा राइट करने का, तो मैं क्या बनाऊँगा, आउटपुट स्ट्रीम बनाऊँगा। तो यहाँ से डेटा होके आएगा किसके ऊपर, इस राइट के ऊपर, इस फाइल के ऊपर, लेकिन आएगा इस स्ट्रीम के अंदर ऐसे करके। ठीक है, इसके अंदर ऐसे करके आ जाएगा। और इसको मैं क्या नाम कहूँगा, इसको मैं आउटपुट स्ट्रीम कहूँगा। क्यों, क्योंकि ये एप्लीकेशन से आउटसाइड द मेमोरी जा रहा है, लेके जा रहा है डेटा को, तो इसको आउटपुट स्ट्रीम कहेंगे। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि इस फाइल से डेटा रीड करके इस एप्लीकेशन में लाया जाए, जो कि हम अगली वीडियोस में करेंगे, तो इसको मैं इनपुट स्ट्रीम बनाऊंगा पहले। इनपुट स्ट्रीम बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उस डेटा को रीड करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर जिस तरह से उसको यूज़ करना चाहे उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रीम्स का कॉन्सेप्ट था, और इसको जब हम अभी देखेंगे तो अभी आपको समझ भी लग जाएगी। तो ये हमारे पास हम अपनी एप्लीकेशन में आ गए। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था, हम अभी फ़िलहाल क्या करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं। तो हम स्ट्रीम तो बनाएंगे, लेकिन कौन सी स्ट्रीम बनाएंगे, आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन से आउटसाइड मतलब किसी मेमोरी लोकेशन पर डेटा राइट करना चाहते हैं। तो इस वजह से हम आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, उसको आउट स्ट्रीम कह देता हूँ या आउटपुट स्ट्रीम कह देता हूँ। और इनिशियली इसको आप ऐसे भी रख सकते हैं या इसको नल कर दे बेशक, क्योंकि अभी इस पर ऑपरेशन जो है वो रहता है, ये तो सिर्फ एक स्ट्रीम बन जाएगी। अभी ये फ़िलहाल नल है, लेकिन हमने इसको एक पाथ देना होता है कि किस पाथ के लिए आपने ये स्ट्रीम बनानी है। ठीक है, तो स्ट्रीम मैंने बनानी है किसके लिए, तो मैं इस आउटपुट स्ट्रीम को अब इनिशियलाइज़ कर लेता हूँ। आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू, और जब भी आप इंटरनल स्टोरेज के ऊपर काम करना चाहते तो आपके पास डायरेक्ट आप ये यूज़ कर सकते हैं ओपन फाइल इनपुट और ओपन फाइल आउटपुट। तो अभी आप करना क्या चाहते हैं, आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है किसके लिए, इंटरनल स्टोरेज के लिए। इंटरनल स्टोरेज की जो बाकी वर्किंग है ना, उसका पाथ सेट करना, वो सारा कुछ इसने पहले से ही सेट करके रखा होता है। लेकिन आपने सिंपल क्या करना होता है, ओपन फाइल आउटपुट जब आप राइट करना चाहते हैं, और ओपन फाइल इनपुट जब आप इस फाइल से रीड करना चाहते हैं। तो ये आपको मेन डायरेक्टरी में ले जाएगा, जो हमारे पास इंटरनल स्टोरेज की मेन डायरेक्टरी होगी ना, फाइल्स का फोल्डर होता है उसके अंदर। और ये कहा, तो यहाँ से हमारे लिए जो है ओपन फाइल आउटपुट का जो मेथड है इसको मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, जब भी हम इंटरनल स्टोरेज के ऊपर मेन डायरेक्टरी में कोई फाइल राइट करना चाहते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपको जो फाइल का पाथ है वो इसने ऑलरेडी सेट किया होता है। बस आपने ये मेथड कॉल करना होता है और इसको दो चीज़ें पास करनी है। दो चीज़ें क्या, एक नाम कि किस फाइल को आप जो है नाम क्या देना चाहते उस फाइल को, और दूसरा हमारे पास होता है मोड। तो मोड क्या होता है कि आप उसको सिंपल राइट मोड में लिखना जो है फाइल में फाइल रखना चाहते हो, या अपेंड मोड में। अपेंड मोड से मुराद ये है कि आप फ्यूचर में कोई फाइल, उसी फाइल के ऊपर अगर दोबारा कोई डेटा राइट करना चाहते तो वो उसके ऊपर नहीं बल्कि उसके नेक्स्ट लाइन पे जाके वो डेटा राइट कर देगा, उसके ऊपर अपेंड कर देगा, उसके
उसको रिमूव करके नहीं आएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें। तो मैं जो फाइल का नाम है वो आप यहाँ पर एज इट इज़ लिख दें, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं लेट से टेस्ट फाइल कर देता हूँ। ठीक है, और .txt की एक्सटेंशन मैंने दे दी क्योंकि वो टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, और सेकंड चीज़ जो मैं मोड पास करना चाहता हूँ वो है कॉन्टेक्स्ट के साथ हम लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट डॉट अपेंड, कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर लूँगा, ये दो चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट और अपेंड। ठीक है, अपेंड जो है वो प्राइवेट, उसको एटसेल्फ तो वो प्राइवेट ही होता है, तो प्राइवेट बेशक आप यूज़ ना ही करें, और जो अपेंड है तो इसको आप यूज़ करें। तो इससे क्या होता है कि आप नेक्स्ट टाइम जब इस पर क्लिक करेंगे और डेटा राइट के लिए, तो जो पुराना डेटा होगा वो डिलीट नहीं होगा, उसके साथ अपेंड होकर नया डेटा आएगा। तो मैं अपेंड में ही चलूँगा। ठीक है, और अभी अगर आप देखें तो इस पर ये हम एरर दे रहा है, ये एरर नहीं है, ये हमें कहेगा कि इसको ट्राई कैच के अंदर बंद कर दे, तो सराउंड विद ट्राई कैच। ठीक है, तो अब हमारे पास एरर जो है वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास इसी ट्राई के अंदर हम कोड करेंगे राइटिंग का, और यहाँ पर हम अगर कोई एरर हमें मिलता है या कुछ एक्सेप्शन आती है तो यहाँ पर वो हम हैंडल करेंगे इस एक्सेप्शन के अंदर। ठीक है, तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, अब हमारे पास ये जो आउटपुट स्ट्रीम है इसके अंदर एक मेथड होता है डॉट राइट। ठीक है, और राइट के अंदर हम पास क्या करते हैं, हम बाइट की एरे पास कर सकते हैं या नंबर ऑफ बाइट पास कर सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कितनी बाइट्स है, तो हमें कैसे पता चलेगा, ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला जो टेक्स्ट जो हम राइट करना चाहते हैं, इसको हम अगर यूज़ करें इधर टेक्स्ट, तो ये तो स्ट्रिंग है, लेकिन इसी के साथ हमारे पास एक मेथड होता है गेट बाइट्स का, जो कि आप देख सकते हैं हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, बाइट्स की एरे। तो यही तो हमें चाहिए, तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन इटसेल्फ ये आपको एक वार्निंग देगा कि इसको भी आपने सराउंड विद ट्राई कैच करना है ये। लेकिन हम ये जो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, एक तो आप इसको इटसेल्फ अंदर भी बंद कर सकते ट्राई कैच के अंदर, लेकिन आप क्या कर दे, ये जो एक्सेप्शन है ना, इसकी पेरेंट एक्सेप्शन बना ले, ये उसकी चाइल्ड एक्सेप्शन है, किसकी, आईओ एक्सेप्शन की, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन की। तो आप ये जो रिप्लेस फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है इसको आईओ एक्सेप्शन में कन्वर्ट कर दे, तो ये सारा का सारा काम ट्राई में हो गया। और ये सारा अगर कोई एक्सेप्शन आती है, चाहे वो आउटपुट स्ट्रीम की वजह से आती है या ये राइटिंग की वजह से आती है, तो वो आपको इधर मिलेगी। तो जो मेन पेरेंट है आईओ एक्सेप्शन, वो हमने यहाँ पर यूज़ करके इसको हैंडल कर लिया। अब हमारे पास जैसे ही राइटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम आउटपुट स्ट्रीम जो है उसको साथ क्लोज भी करते हैं। ठीक है, ये अच्छी अप्रोच है कि हमारी जो जैसे ही राइटिंग का काम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी जो स्ट्रीम है वो हमारी क्लोज कर देते हैं, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया था थोड़ी देर पहले कि स्ट्रीम बनती है फाइल और मेमोरी के दरमियान। तो मज़ीद उसमें मतलब मेमोरी लीक का जो है कॉन्सेप्ट नहीं आता उसमें, या कोई ख़तरा नहीं होता। ठीक है, तो मैं एक दफ़ा इस एप्लीकेशन को रन करके आपको बता देता हूँ कि हमारे पास अभी तक क्या हुआ है। एप्लीकेशन हमारे पास सक्सेसफुली जो है रन हो चुकी है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अब यहाँ पे कि हमारे पास जब तक हमारी डिवाइस रूटेड ना हो तो हमारे पास या ये डेटा जो है जो इंटरनल स्टोरेज का डेटा होता है वो हम ऐसे गैलरी में जाके या फाइल्स के उसमें जाके देख नहीं सकते। ठीक है, मोबाइल के अंदर देख नहीं सकते, उसको इसी एप्लीकेशन के अंदर ही यूज़ किया जा सकता है इंटरनल स्टोरेज का डेटा। ठीक है, तो इस एंड्रॉयड स्टूडियो में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर राइट कॉर्नर में यहाँ पर डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर का, लेकिन ये आपको तभी मिलेगा ये फाइल्स सारी कि जब आपके पास कोई फिजिकल डिवाइस या एमुलेटर आपके पास चल रहा हो। ठीक है, कनेक्टेड हो यहाँ पर। तो इसके अंदर आप डेटा का फोल्डर होता है, फिर डेटा का फोल्डर होता है, यहाँ पर अपने पैकेज ढूंढना है। फिलहाल हमारे पास ये पैकेज नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये एप्लीकेशन अभी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल बल्कि हो गया होगा क्योंकि इंस्टॉल हो चुकी है। तो मैं आपको ले जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन के पैकेज के ऊपर। ये देखें com.example.read write फाइल, ये वाला पैकेज है। तो com.example तक पहले ले जाते हैं, सॉरी ऊपर है com.example, ये नहीं है बल्कि व्यू बाइंडिंग का है। अगर हमारे पास यहाँ पर नहीं आता तो मैं एक दफ़ा ये जो टॉप पे हमारे पास फोल्डर है डेटा का, इसको मैं रीसिंक कर देता हूँ ताकि हमारे पास मिल जाए।
हाँ ये आ गया अब, ठीक है। सॉरी लेट होने के लिए, लेकिन ये कि हमारे पास यहाँ पर वो रीसिंक करने से हमारे पास पैकेज आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो हमारे पास सिर्फ कैशे का एक फ़ोल्डर, वो भी एम्प्टी है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसने कुछ काम नहीं किया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम राइटिंग करेंगे ना फाइल के ऊपर, तो यहाँ पर फाइल्स का एक फ़ोल्डर बन जाएगा, जैसे ये कैशे है, ठीक है। और उसके अंदर डायरेक्ट मेन में ही इस नाम से, जो नाम हमने रखा था टेस्ट फाइल .txt, इस नाम से फाइल बन जाएगी। और जो डेटा इस इनपुट बॉक्स से उसने लिया होगा एडिट टेक्स्ट से, वो उसके ऊपर राइट कर देगा। तो चले हम इस चीज़ को देख लेते हैं। तो एमुलेटर पे जाते हैं, यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देता हूँ, लेट्स से दिस इज़ टेस्टिंग फाइल डेटा, ये मैंने लिख लिया। और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, राइट टू मेन डायरेक्टरी। और यहाँ पर हमने कोई पता ही नहीं चला कि हमारे पास डेटा राइट हो चुका है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये कोई एक टोस्ट लगा लेते हैं ताकि आपको समझ लग सके कि डेटा राइट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोस्ट, और यहाँ पर मेन एक्टिविटी डॉट दिस, और फाइल रिटर्न, बस इतना ही लिख दें। और इसी को आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दें, और यहाँ पर फाइल रिटर्न के बजाय फाइल कैन नॉट बी क्रिएटेड, ये इस तरह का कोई टोस्ट शो कर दे। फ़िलहाल दोबारा से एमुलेटर पे जाते हैं, और फिलहाल हम देख लेते हैं वैसे कि हमारी जो फाइल है वो क्रिएट हो गई होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आए हैं, लेकिन इसको भी आपको एक दफ़ा सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कैशे हमारे पास एम्प्टी ही आ रहा है। या फिर हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से अपने एमुलेटर को एक दफ़ा रन कर लेते हैं, तो हमारे पास पता चल जाएगा कि एक फ़ाइल बनी है या नहीं बनी, या डेटा राइट हुआ या नहीं हुआ। अभी हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से कुछ एंटर कर लेते हैं कुछ डेटा। दिस इज़ अनदर लाइन, ये मैंने टाइप कर दिया है, और राइट टू मेन डायरेक्टरी। सॉरी, हमने एक मिस्टेक जो कर दी है वो क्या कर दी है इतनी बड़ी मिस्टेक कि यहाँ पर बाइंडिंग डॉट btn रीड पर हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा रहे, हालांकि हमने लगाना है btn राइट मेन डायरेक्टरी, ये इस पर बटन क्लिक लिसनर लगाना है। तो सॉरी, वो वैसे इस पर रीड मेन पर वो आपके पास काम कर जाता है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए, हमें राइट के ऊपर लगाना है। तो हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर रीड का जो बटन था उसके ऊपर क्लिक लिसनर लगाया था, और काम राइटिंग का कर रहे थे, तो नीचे वाले बटन पे वो काम कर रहा था। दिस इज़ अनदर लाइन, ये मैंने लिख लिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं राइट टू मेन डायरेक्टरी, तो आप देख सकते हैं फाइल रिटर्न। और अगर आप आएंगे यहाँ पर डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर में और अपने पैकेज को ढूंढेंगे, जो कि हमारे पास com.example.read राइट है, तो इसको मैं कर देता हूँ सिंक्रोनाइज। अभी आपके पास ये देख सकते हैं फाइल्स का एक फ़ोल्डर बन गया है। उसको मैं खोलूँगा तो आप देख सकते हैं मेन पर ही हमारे पास पड़ा हुआ है टेस्ट फाइल .txt, और दिस इज़ अनदर लाइन, ठीक है, ये लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब मैं ले जाता हूँ एमुलेटर को आप के ऊपर आपको, और मैं एक और लाइन लिख देता हूँ यहाँ पर। लेट्स से मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ अनदर लाइन। और इसको अगर मैं मेन डायरेक्टरी के ऊपर राइट करता हूँ, और दोबारा से मैं आपको डायरेक्टरी के ऊपर ले जाता हूँ, और इसको दोबारा से सिंक्रोनाइज़ करके आपको मैं ओपन कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो डेटा है अपेंड होने की वजह से आपके पास, आप देख सकते हैं दिस इज़ अनदर लाइन पहले था, और हेलो वर्ल्ड दिस इज़ अनदर लाइन अभी उसके बाद जाके अपेंड हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि न्यू लाइन में अपेंड हो जाए, तो आप प्रोग्राम में यहाँ पर आके, जहाँ से इनपुट आप ले रहे हैं ना, तो हर इनपुट के साथ यहाँ पर /n अटैच कर दिया करे, तो वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली जब इसको ऐड करेगा तो वो नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, फिर अगले को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, ऐसे करके आपके पास एक वर्क कर सकता है। और ये था अपेंड मोड, आप इसको प्राइवेट मोड में भी टेस्ट करके देख सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो ये था मेन डायरेक्टरी के ऊपर कैसे राइटिंग करनी है। अब मैं आपको एग्जैक्ट बाइंडिंग डॉट btn राइट टू सब डायरेक्टरी, ये वाला बटन यूज़ कर लेते हैं। और अब आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे जो है एक फ़ोल्डर बना के, मतलब ये तो आपके पास आप देख सकते हैं
मेन के ऊपर ही था। फाइल्स का फोल्डर तो ऑटोमेटिकली बन जाता है, फाइल्स के अंदर ही मेन पर पड़ा हुआ है, लेकिन फाइल्स के अंदर आप टेक्स्ट फाइल्स का फोल्डर बना सकते हैं या इमेजेस का फोल्डर बना सकते हैं इस तरह, और उसके अंदर कैसे राइट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको कुछ कोड लिखूँगा, होगा इसी से ही मिलता जुलता, बस यहाँ पर एक पाथ वगैरह हम पास करेंगे, ठीक है। क्योंकि पाथ इसलिए पास करेंगे क्योंकि हम फ़िलहाल हमारे पास हम किसी आउटसाइड मतलब एक सब डायरेक्टरी के अंदर है, तो हमें पूरा पाथ देना पड़ेगा उसको आउटपुट स्ट्रीम को, ठीक है। बनाएंगे आउटपुट स्ट्रीम ही। तो अब हम क्या करेंगे, कोड इतना ही होगा कि ये स्ट्रिंग और टेक्स्ट और साथ होगा बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट इनपुट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और साथ ही इसको ऐसे भी कर देते हैं जैसे मैं आपको कह रहा था कि अगर नेक्स्ट लाइन पे अपेंड करना चाहते, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, जब भी हम किसी ऐसी इनपुट स्ट्रीम बनाना चाहते हैं जो हमें उसका पाथ देना पड़े, तो हमें फाइल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। लेट्स से मैं कह देता हूँ उसको पाथ, ठीक है, और न्यू फाइल, ठीक है। और इसके कंस्ट्रक्टर में आप देख सकते हैं हमें क्या पाथ नेम बताना पड़ता है, या यूआरआई बतानी पड़ती है, या पेरेंट और चाइल्ड, मतलब दो जो है पाथ देने पड़ते हैं, मेन डायरेक्टरी का और एक सब डायरेक्टरी का। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर जो मेरे पास पाथ आ रहा है तो वो तो मुझे नहीं पता कि ये फाइल किधर स्टोर हुई है, मतलब मेमोरी के अंदर किस जगह पे स्टोर, इंटरनल स्टोरेज के अंदर तो है लेकिन मुझे पाथ तो नहीं पता। तो मेरे पास जब भी इंटरनल स्टोरेज से हमने पाथ गेट करना हो तो हमारे पास होता है गेट फाइल्स dir। तो इससे हमें क्या हो जाता है, जो भी इस पैकेज के लिए इंटरनल स्टोरेज में मेमोरी लोकेशन होगा उसका जो पाथ है वो हमें गेट हो जाएगा। सेकंड आर्गुमेंट में क्या पास कर देता हूँ, अब मैं पास कर देता हूँ हमारे पास सब डायरेक्टरी का नाम, कि मतलब क्या डायरेक्टरी आप बनाना चाहते हो इस पाथ के ऊपर। तो मैं यहाँ पर बनाऊँगा लेट्स से टेक्स्ट फाइल्स फोल्डर, इतना लंबा नाम है लेकिन आप बस नाम जो अपनी मर्ज़ी से आपका नाम हो वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ है कि अगर ये पाथ ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है, ये एक बोनस पॉइंट है आपके लिए कि अगर ये पाथ ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पर एक चेक हम लगाते हैं कि अगर ये पाथ ये फोल्डर ऑलरेडी मौजूद हो तो हमें दोबारा से इसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ ये दोबारा से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और पुराना डेटा सारा जो है गायब कर देगा साथ साथ। तो ये हम क्या कर देंगे कि अगर इफ़ नॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर आपने पाथ डॉट मेक डायरेक्टरी करनी है, ठीक है। कि मतलब अगर ये वाला फोल्डर आपके पास एक दफ़ा एप्लीकेशन रन होगी, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पाथ ये फोल्डर बना देगी, यहाँ पर ये जो फाइल है ये तो बन जाएगी ये फोल्डर के साथ। लेकिन अगर ये नहीं बनी, मतलब फर्स्ट टाइम है, तो फिर इसको बना दो, सेकंड टाइम के लिए ये वाला कोड चलेगा ही नहीं क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है और एग्जिस्ट को हम नॉट कर रहे हैं, तो ये फॉल्स कर देगा और इसके बाहर आ जाएगा। इसके बाहर हमारा जो कोड है वो पुराना ही कोड है जैसे हम यूज़ करते हैं लेकिन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और फाइल बनाएंगे और उसको हम कह देंगे फाइल नेम, ठीक है, जो कि एक्चुअल हमारे फाइल का नाम होगा। ये तो ऊपर फोल्डर का पाथ था ना कि फोल्डर ये होगा, लेकिन इस फोल्डर के अंदर जो फाइल का नाम होगा उसके लिए हम दोबारा से एक फाइल नेम बनाएंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसको मैं कह दूंगा न्यू और फाइल। अब हम दोबारा से इसमें दो चीज़ें पास करेंगे, एक पाथ और एक फाइल का नाम। यहाँ पर फोल्डर का नाम था, यहाँ पर फाइल का नाम होगा। तो हमारे पास पाथ ऑलरेडी आ चुका है, ये वाला नहीं, इस पाथ के वेरिएबल के अंदर, तो ये आ गया। और इसके बाद हम यहाँ पर जो है फाइल का नाम बताएंगे। तो फाइल का नाम हम जैसे कि ऊपर टेस्ट फाइल था, यहाँ पर test2 फाइल .txt ये हमने फाइल का नाम दे दिया। बस हमारा इतना सा काम था। ये ऊपर वाले से थोड़ा चेंज था, चेंज इस सेंस में था कि हमने पाथ बताना होता है और फाइल का नाम बताना होता है। यहाँ पर आपके पास पाथ भी ऑटोमेटिकली सेट होता है मेन डायरेक्टरी के अंदर, बस आपने आउटपुट स्ट्रीम बनानी है ओपन फाइल आउटपुट का ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल करेंगे तो हमें रिटर्न कर देगा आउटपुट स्ट्रीम। अब हमारे पास यहाँ पर हम जो कि राइटिंग करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास था डायरेक्ट आउटपुट स्ट्रीम मिल रहा था, यहाँ पर हम फाइल के ऊपर रीड राइट करना चाहते हैं। ये देखें ना, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाए उसके ऊपर रीड राइट करना चाहते, राइटिंग बल्कि करना चाहते। तो हम बनाएंगे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। ऊपर था सिर्फ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, यहाँ पर था फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट। का नाम आप कोई भी दे सकते हैं और मैं इसको लिख देता हूँ न्यू और
ये हो जाएगा, सॉरी न्यू, और ये हो जाएगा फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और इसको मैं जो फाइल हम बनाना चाहते, जिसके ऊपर स्ट्रीम बनाना चाहते, उस फाइल का नाम दे देते। तो फाइल नेम ऑलरेडी हमारे पास ये है। और सेकंड आर्गुमेंट हमारे पास होता है उसी तरह से कि आप इसको अपेंड मोड में बनाना चाहते हैं या नहीं, तो इसको ट्रू कर दे, क्योंकि हम इसको अपेंड मोड में लगाना चाहते हैं। और ये कोई एरर नहीं है, ये आपको दोबारा उसी तरह, क्योंकि हम स्ट्रीम्स से काम कर रहे हैं, तो ये आपके पास इसको ट्राई कैच में इसको आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रीम आपके पास बन गई है। अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा आउटपुट स्ट्रीम डॉट राइट, सॉरी राइट, और फिर से आप इसको बाइट एरे पास करेंगे या नंबर ऑफ़ बाइट्स पास करेंगे। तो आपके पास नंबर ऑफ़ बाइट्स तो है नहीं, तो आप टेक्स्ट डॉट गेट बाइट्स कर सकते हैं, तो आपके पास बाइट की एरे आ जाएगी। और ये एग्जैक्ट उसी तरह का ही जो है आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो इसको मैं फाइल नॉट को आईओ स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये एक्सेप्शन को कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा मीनिंगफुल कोड। ठीक है, और फिर मैं उसी तरह स्ट्रीम को क्लोज भी कर देता हूँ ताकि मेमोरी लीक का जो है कोई ख़तरा ना हो। और मैं एग्जैक्ट ये वाला जो कोड है, जो टोस्ट है, यहाँ पर कॉपी और यहाँ पर पेस्ट और यहाँ पर भी पेस्ट, फाइल रिटर्न और यहाँ पर फाइल नॉट क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं दोबारा से एप्लीकेशन को रन कर देता हूँ और अब सब डायरेक्टरी पर जो है कैसे राइटिंग होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो इतनी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है और ये कोडिंग बताई है। इसका मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ टोटल कंसेप्ट बताना कि कैसे जो है आप राइटिंग कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास उसी के अंदर, अगर मैं इसको सिंक्रोनाइज भी करूँ तो वही एक फ़ाइल है फाइल्स के अंदर, लेकिन मैं एमुलेटर से अभी एक न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर कि लेट से दिस इज़ सब डायरेक्टरी, दिस इज सब डायरेक्टरी, और राइट टू सब डायरेक्टरी का जो बटन है उसको प्रेस कर दिया। फाइल रिटर्न का मैसेज भी आ गया। अब मैं जाता हूँ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और यहाँ पर इसको सिंक्रोनाइज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं फाइल्स के अंदर टेस्ट फाइल फोल्डर एक बन गया है और फोल्डर के अंदर आपके पास ये देखिए test2 फाइल .txt बन गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी इजीली हमने क्या कर दिया है, एक तो मेन डायरेक्टरी के ऊपर कैसे फाइल राइट करनी है वो भी देख लिया, और एक सब डायरेक्टरी के अंदर कैसे फाइल राइट करनी है वो भी देख लिया। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे फाइल्स को रीड किया जा सकता है इसी मेन डायरेक्टरी से और सब डायरेक्टरी से कैसे रीड कर सकते हैं हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।